अस्सलाम वालेकुम। आज हम 31 से लेकर 40 तक करेंगे। 31 से लेकर 40 तक एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 31 क्या कह रहा है। 31 में कह रहा है, आपको ज़रा देखें कि सडन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस कॉजेस कूलिंग। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, कहता है गैस की एक्सपेंशन अचानक हो जाना और इसकी वजह से कूलिंग होना। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? ये फिनोमिना कहलाता है जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट ने हमें ये बताया था कि अगर कोई गैस अचानक एक्सपेंड हो जाती है जिसकी वजह से कूलिंग होती है, उसकी वजह से क्या होगी? कूलिंग होगी। तो हम उसको कहेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। अब हमारे पास अगला है, what is the ratio of rates of diffusion of equal volume of NH3 and कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सबसे पहले याद रखिएगा आपने कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपको फॉर्मूला याद है तो आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। इसका राइट आंसर आपके पास बी है। इसका राइट आंसर आपके पास बी है। कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने खुद कैलकुलेट करना है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कैसे होगा ये। याद रखिएगा, जब भी आपको रेट बताना हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना हो का रेशियो बताना हो, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो बताना हो या मोलिकुलर मास बताना हो, तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। वो बता रहा हूँ मैं आपको। वो फॉर्मूला ये है कि आपने कहना है रेट ऑफ फर्स्ट गैस। मैं यहाँ पर अमोनिया लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है अंडर रूट लेंगे। सही है, अंडर रूट कल लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ NH3 NH3 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना है। जो मोलिकुलर मास आपको पता है कितना होता है अमोनिया का। अच्छा, यहाँ पर एक हमने मिस्टेक कर दी है, मैंने वो नहीं करनी है। वो क्या है कि अगर आपने ऊपर NH3 का रेट लिया है तो फिर आप इसका नीचे मोलिकुलर मास लेंगे। नीचे क्या लेंगे? इसका मोलिकुलर मास लेंगे। और आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रेट नीचे लिया है तो इसका मोलिकुलर मास आप ऊपर लेंगे। सही है, ये करना है आप। अब मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 44 रखेंगे आप डिवाइड बाय, और मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है? 17 नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा आपके पास, जो भी आंसर आएगा 2.5 कुछ भी आ गया, फिर आप उसका भी अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं आपको अगर सिंपल बता दूं, इस तरह सवाल करना है आपने। तो आपने करना क्या है कि एक मॉलिक्यूल कोई भी हो आपके पास, उसको आपने क्या करना है, रखना है, उसको डिवाइड कर देना है। दोनों को डिवाइड करने के बाद उसका अंदर लेकर रेशियो ले लेना है तो आपके पास रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। तो ये था आपके पास निकालने का आंसर। निकालने का मतलब कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी। कैलकुलेट खुद करेंगे। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इस एक्सप्रेशन पर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताया है हमें। किसने? हमें बताया है मोलिकुलर काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ने बताया। तो इसका राइट आंसर सी है हमारे पास। कह रहा है P1 इतना है, V1 इतना है, P1 इतना है, T1 इतना है, T2 इतना है, V2 कितना होगा, जबकि P2 दे दिया। पहला काम क्या करना हमने? पहला काम आपने करना है, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस से अंदर है तो आपने इसको चेंज करना है किसके अंदर?
केल्विन के अंदर। तो कैसे करते हैं भाई, जो आपके पास डिग्री दी हुई है 273, इसके अंदर 273 ऐड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 546 केल्विन आ जाएगा। दूसरा टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 में भी क्या ऐड कर देंगे आप 0 के अंदर भी 273 को ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दोनों का टेम्परेचर आ गया केल्विन के अंदर। अब वैल्यू पुट करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होगा आपके पास P1 डिवाइड बाय T1 बराबर किसके है, V2 डिवाइड बाय T2। क्या मालूम करना है आपने V2 मालूम करना है, सिंपल। T2 डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और P2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 और T2 डिवाइड बाय T1 P2 किसके बराबर है, V2 के बराबर है। अब आप सॉल्व कर लो। P1 की जगह P1 की वैल्यू रखें, V1 की जगह V1 की रखें, T2 की जगह T2 की रखें, T1 की जगह T1 की रखें और P2 की जगह P2 की रखें और डिवाइड कर दें। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 5 लीटर आना चाहिए। इसका आंसर कितना, 5 लीटर आना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्होंने पूछा है वॉल्यूम बता दो V2, ये कोई भी V1 है, V2 है, P1 है, P2 है, T1 है, T2 है। तो अभी पेपर में करेंगे क्या, ये मतलब कि आपको एमसीक्यूज में P1 या P2, V1 या V2, T1 या T2, ये 6 आपके पास है ना, इनमें से कोई 5 आपको गिवन कर देंगे और एक मालूम करने को बोलेंगे कि मालूम करें। अभी इन्होंने V2 बोला है, हो सकता है ये V1 पूछ लें, हो सकता है ये V2 पूछ लें, हो सकता है ये T1 या T2 पूछ लें। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपने इसको क्या करना है, पूरे को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आपने इसका आंसर लगा देना है। इसका आंसर ए आएगा। कैलकुलेशन खुद करनी है आप लोगों ने, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं भाग नहीं रहा। 35 में क्या कह रहे हैं, 35 के अंदर कह रहा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 30 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm। सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर को। सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर हमारे पास है डिग्री सेल्सियस के अंदर। इसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे केल्विन के अंदर। तो कैसे करेंगे, जो भी डिग्री में आपको दिया हुआ है उसमें प्लस कर देते हैं 273 को। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। सही है, टेम्परेचर मालूम हो गया आपको। अब सॉल्व कैसे करना है आपने बताना है वेट कहते हैं मास को। सिंपल फॉर्मूला है इसका, PV बराबर है nRT के। सही ना, नंबर ऑफ मोल्स छोड़ दो, RT को नीचे ले आओ। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है PV RT के। सही है। अब P आपको उसने दे दिया 2 atm, V उसने आपको दे दिया 10 लीटर, टेम्परेचर उसने आपको दे दिया 300 केल्विन। R आपको पता है गैस कॉन्स्टेंट होता है 0.0821 होता है, इसको रख देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब फर्ज करें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए वो आ गए 2.6 आ गया। फर्ज करें 2.6 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब कुछ भी नहीं करना है। गैस कौन सी दी हुई है आपको, इसने आपको गैस दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास या मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करने लाए 44 ग्राम से, तो आपके पास आ जाएगा मास। इसका राइट आंसर आपके पास बी है 36.1 ग्राम। तो यानी कि आपने क्या करना था, आपने मास मालूम करना था। मास मालूम करने के लिए आपने जनरल गैस इक्वेशन लगाई। जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV बराबर है nRT के। आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले मालूम करने थे, तो आपने RT को PV के नीचे रख दिया। नंबर ऑफ मोल्स मालूम किया, जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आए आपने उसको गैस के मोलिकुलर या मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास
वेट आ गया, यानी कि मास आ गया ग्राम के अंदर। किसके अंदर? ग्राम के अंदर आ गया। ये भी था, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया है। सोल्व खुद करना, मतलब कि आंसर खुद लाना है आपने इसका, ठीक है। फिर इसका सवाल आपने खुद करना है ये वाला, व्हाट इज रेशो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया एंड HCl। यहाँ अमोनिया और HCl पूछ रहे हैं आपसे। मैं इसका आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, वो है आपके पास डी 1.5। क्या आंसर है? 1.5। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले वाला MCQ यूज़ किया था हमने 32 तकरीबन, रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला, वही आपने यहाँ पर करना है। क्या करना है आपने यहाँ पर? वही करना है। अमोनिया को ऊपर रख देना है, अमोनिया का मोलिकुलर मास जो है 17, उसको ऊपर रख देना है। इसका जो मोलिकुलर मास है उसको नीचे रख देना है, अंदर रूट आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा अंदर रूट के अंदर कुछ ना कुछ, तो उसको आपने अंडर रूट लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आप थोड़ा चेंज करके रखेंगे तो हो सकता है आपके पास R5। तो ये बताओ, समझ में आ गई? तो आपने इसको इस तरह करना है। इसका राइट आंसर क्या आ गया? डी आ गया आपके पास। 37 में क्या कह रहा है? कह रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैसेस इज डैश देन हेवियर गैस। आपको पता है जितनी हल्की गैस उतनी तेज भागेगी, तो हम इसको कहेंगे ए इज़ द राइट आंसर। जो गैसें हल्की होती हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हेवियर से ज़्यादा होता है। जिनका मोलिकुलर मास ज़्यादा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम उनका मोलिकुलर मास ज़्यादा, ठीक है। इसको मैं फार्मूला से प्रूफ करता, लेकिन फार्मूला से प्रूफ नहीं करवा रहा भाई, याद रखिएगा। जिसका मोलिकुलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अब आपको कह रहा है 38 पे, कह रहा है इंटर मोलिकुलर फोर्सेस आर डैश देन बाइंडिंग फोर्सेस। याद रखिएगा हमेशा, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं दर हकीकत फिजिकल फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं? फिजिकल फोर्सेस होती हैं। और जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं ये केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल फोर्सेस होती हैं। और आपको पता है केमिकल फोर्सेस हमेशा जो है वो फिजिकल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हम कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है फिजिकल बॉन्डिंग की, यानी कि बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास सी इज दी राइट आंसर। आगे आ जाए। डी में क्या कहता है? डी में कहता है डिफरेंट गैसेज विद सेम कैलेटिक मूविंग डेज वेलोसिटी। इसको हम कहेंगे डिफरेंट। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या आ गया? इसका राइट आंसर बी आ गया। 14 का है द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक।